हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 केमिस्ट्री जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। या तो वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे जस्ट लाइक ये डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन देख लीजिए कितनी बार आया है, 2015, 14, 12, 16, 10 दिल्ली में, है ना। सो इस टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत रिपीट होते हैं, या तो वैसे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है, या तो सिलेबस चेंज होने की वजह से वो इंपॉर्टेंट बन गए हो, है ना। या तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हर साल लगभग क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। जस्ट लाइक इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालना होता है ना, और या टाइम हाफ लाइफ और टाइम जो निकालना होता है इंटीग्रल रेट लॉ से, तो वो सब क्वेश्चंस लगभग लगभग हर साल आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो उन सब टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पढ़ाई आपने, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे आर से। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, 2A प्लस बी गिव्स सी, कोई ऐसी रिएक्शन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रही है, या इसको 3C कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई रिएक्शन हो रही है ना, जिसमें कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये कितना तेजी से रिएक्शन हो रही है, यानी कितना तेजी से जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, कितना तेजी से रिएक्टेंट घट रहे हैं या कितना तेजी से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपने चीनी को पानी में डिजोल्व किया, तो चीनी कितना तेजी से पानी में डिजोल्व हो रही है, और कितना तेजी से शुगर सिरप जो कि चीनी और पानी का सोल्यूशन है, वो कितना तेजी से फॉर्म हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत तेजी से फॉर्म होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, बहुत धीरे धीरे फॉर्म होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, दैट इज increase in the concentration of product or decrease in the concentration of reactant per unit टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, यानी यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, चाहे वो ए बी सी कोई भी जो रिएक्शन का पार्ट है, उसमें कोई भी स्पीशीज हो, मॉलिक्यूल्स एटम कोई भी हो, वो कितना तेजी से कम हो रहे हैं या कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम दिखाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, ये होती है डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कितना तेजी से प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे अगर हम मान लो रेट निकालते हैं, रेट को हम स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, है ना। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन में कोई डिस्टेंस होता नहीं है, रिएक्शन में क्या होता है, कितना तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है, तो डिस्टेंस ये हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन को हम डिनोट कर सकते हैं एम, या जो भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप चाहो लिख सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, स्पीड या तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा dp/dt और dr बाई dt। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो पॉजिटिव होगा, रिएक्टेंट कम हो रहा है। जैसे मान लो आपने लिया 20 ग्राम नमक, है ना, NaCl, उसको मिलाया 100 ग्राम वाटर में, और उससे फॉर्म हो रहा है NaCl ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, नमक पानी, ठीक है। तो कितना तेजी से नमक पानी फॉर्म हो रहा है, जैसे 20 ग्राम जो है नमक पानी फॉर्म हो रहा है पर सेकंड, और ये कितना कम हो रहा है, ये 1 ग्राम नमक कम हो रहा है, और लेट से 20 ग्राम पानी कम हो रहा है। तो कितना जैसे ये कम हो रहा है, क्योंकि कम होगा ना, मान लो कुछ टाइम बाद, जैसे ये 0 ग्राम था स्टार्टिंग में, ये बना ही नहीं था स्टार्टिंग में, जब हमने नमक पानी को मिलाया नहीं, ब्राइन सोल्यूशन मिला ही नहीं, मान लो मिला दिया अब, तो ये क्या होगा, मान लो ये 2 ग्राम या 20 ग्राम से 10 ग्राम बचा, ठीक है, ये 10 ग्राम बचा और ये 50 ग्राम बचा, तो ये कितना बन जाएगा, ये लगभग लगभग बन जाएगा लेट से 60 ग्राम, एज्यूम करें, ठीक है, ये एज्यूम करें 60 ग्राम ये बन जाएगा, ये ऐसी एज्यूम वैल्यू है समझाने के लिए। तो ये क्या बन गया 60 ग्राम। तो देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, पहले 20 से 10 कम हो गया, 100 से 50 कम हो गया, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो इसलिए प्रोडक्ट को पॉजिटिव दिखाते हैं और रिएक्टेंट को नेगेटिव दिखाते हैं, -dr/dt। मगर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जैसे आप कोई भी जब भी देखते हैं रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर इन्वॉल्व है, यानी कितने नंबर ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व है, इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा DA कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/dt। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1/2 जो भी है DA/dt, और सिमिलर वे में लिखते हैं 1 बाय, यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1/1 dB/dt, और ये हो जाएगा नेगेटिव बिकॉज ये क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव में, तो 1/3 dC/dt,
इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके लिए, गिवन रिएक्शन के लिए। अगला पार्ट पूछ रहा है राइट द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अच्छा राइट, 2 फैक्टर्स, ये TW होगा राइट, 2 फैक्टर्स। ठीक है, 2 फैक्टर हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, अगर हम 2 लिखना है तो लिख सकते हैं। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ले चटले के हिसाब से फॉलो करती है। ठीक है, मतलब क्या कहाँ होगी, बट स्टिल अगर हम बात करें, अगर हम चीनी और पानी का एग्जांपल लेते हैं, चीनी को पानी में मिलाएंगे और मान लो ठंडा पानी है तो रिएक्शन स्लो होगी। वहीं पे अगर गर्म पानी में चीनी को मिलाएंगे तो तेजी से घुल जाएगी। यानी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती है। सेकेंड, अगर हम देखें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज करती है। मतलब कोई भी अगर नॉर्मल रिएक्शन है, जीरो रिएक्शन की बात नहीं कर रहे ऐसी, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। इस तरह और भी होता है, कैटलिस्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, आप पढ़े होंगे सब फैक्टर्स। ठीक है, बट 2 पूछा है तो लिखा है, बाकी तब चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, बुक में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, चाहे तो नोट कर सकते हैं, then आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ गिवन रिएक्शन A + 3B gives 2C, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज दिया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया है, यानी D रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C बाई dt कितना दिया है, 2.5 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, बोला कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला पार्ट बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमने थोड़े पहले देखा है लास्ट वाले क्वेश्चन में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1/स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे अगर हम C की बात कर रहे हैं तो 1/स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है C का, 1/2 dC/dt है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, यानी जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो इसे पॉजिटिव में रख लो। जैसे नेगेटिव से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव साइन बताता है कि वो कम हो रहा है। ठीक है, सो dC/dt और ये हो जाएगा हाफ, ये फॉर्मेशन ऑफ C दिया है 2.5 × 10⁻⁻4। ठीक है, मोल्स पर तो जगह 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ जगह 2 × 2 1.25 × 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर सेकेंड। ठीक है, तो यह है पहला पार्ट का आंसर। वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है सेकंड पार्ट में। ठीक है, ऑलरेडी 2020 में क्वेश्चन है, मतलब लास्ट पिछले साल आया है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है 1/3, बिकॉज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो बी का है वो 3 है, dB/dt। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव होती है। जगह 1/3 माइनस ये कितना दिया है, dB/dt, जगह dB/dt। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, सेम रिएक्शन है तो जो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वही इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा। किसी भी रिएक्शन में आपने पढ़ा है क्लास ये अपने टॉपिक में कि जो जितना तेजी से A डिसअपीयर होगा, जितना तेजी से B डिसअपीयर होगा, उतनी तेजी से C फॉर्म होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन सेम रिएक्शन की सेम ही रहेगी। जैसे लिख सकते हैं कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी किसके बराबर होगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C के बराबर होगी। C का दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है, कितना आता 1.25। तो इसको हमने डायरेक्टली अप्रोच कर देते हैं, क्या मतलब है, ये हो जाएगा 1.25 हमने निकाला थोड़ी देर पहले, 1.25 × 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये 3 डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस dB/dt इक्वल्स टू 1.3 × 1.25 × 10⁻⁻4, तो जाएगा 3 1 × 3 0.3 2 × 6 3 5 × 15 3 5 × 15 5 1 कैरी, तो जगह 7 3.75 × 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर सेकेंड। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसको चाहे तो आप इधर भेज सकते हैं, तो नेगेटिव ये हो जाएगा। चलिए, इसका मतलब है ये नेगेटिव साइन कुछ बस इतना ही सिग्निफाई करता है कि जो ये रिएक्टेंट है ये क्या हो रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, बस और कुछ नहीं है। नेगेटिव को कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो इसको नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कोई मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर, चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला है फॉर द रिएक्शन H2 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स 2HCl। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर है K की। ठीक है, वो राइट ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ K। ऑल इंडिया 2016 और दिल्ली में 2016 में भी आया, बस वो जो रिएक्टेंट है रिएक्शन चेंज कर दिए, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम। यहाँ पे हिबल्स प्रोसेस की रिएक्शन दी है दिल्ली में,
और ऑल इंडिया में ये HCl की दी है, ठीक है। तो ऐसे भी आपको एग्जाम्पल से पता है कि जो H2 और Cl2 है, ये आपने बुक में पढ़ा, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो NCERT में आपके एग्जाम्पल में भी यही दिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल में HCl का एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे भी क्लियरली पता है कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेट की कुछ वैल्यू दी नहीं है, इसको मेजर कर सकते हैं कि R की पावर 0 होगी, बिकॉज R की पावर 0 कितना होता है 1, यानी ये हो जाएगा वैल्यू 1 इंटू के ही रहता है ना। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मतलब इसकी पावर कितनी है, 0 है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 0 है। तो हम लिखते हैं पहले पार्ट का आंसर कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर above given reaction is 0। कौन सा ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी में कितने मॉलिक्यूल्स आके कोलाइड करते हैं उस पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन दी है इसकी मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करती है कितने मॉलिक्यूल्स आके कोलाइड करते हैं। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की पावर कितनी है। अगर यहाँ पे R की पावर 1 दिया होता या 2 दिया होता या 3 दिया होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर हो जाती, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया इसलिए 0 हो गया। मगर मॉलिक्यूलरिटी को एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं हम लोग को। रिएक्शन कोई भी अगर हमको दी हुई है एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है तो हम देख के बता सकते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो कितने मॉलिक्यूल्स आके आपस में टकरा रहे हैं, 2। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कोई और रिएक्शन है, जैसे O3 टूट रहा है O2 में और O में, ठीक है। या अगर हम एग्जांपल लें HI हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है H2 में और I2 में। अगर हम बोल रहे हैं 2NO कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है 2NO2, ठीक है। देखो ये सब रिएक्शन दी है ना, ये सारी रिएक्शन यहाँ पे आपको दी है। अगर हम बात करें यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, अब ये 3 देखिए मत बताना कि 3 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कितने 1 ही है। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है हाइड्रोजन आयोडाइड की 2, तो यहाँ कितनी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। ये सब एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी एक स्टेप में होती है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें NO और O2 की, देखो यहाँ पे NO के 2 है और O2 की 1 है, तो 1 और 2 3, यानी कितना है ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितनी है 2, यानी इसको हम बोल सकते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अगला पार्ट बोलना है व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, तो के की यूनिट निकालनी है। तो देखो के की यूनिट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। आप इस फॉर्मूले से मैच करो यूनिट, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखना, बहुत ईजी फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें आपको रखना है वैल्यू n की, मोल पर लीटर। इसमें मॉलिक्यूलरिटी रखते हैं, इसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रखते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कितने ऑर्डर की रिएक्शन है, ये है 0 ऑर्डर की रिएक्शन, तो 1 माइनस n की वैल्यू देंगे 0, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे अगर रखेंगे 1 माइनस 0 तो 1 होगा, हो जाएगा मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स सेकंड, तो जाएगा इसका ही, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेट्स से अगर आपको दिया होता है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन दी होती है, बोलता है निकालो यूनिट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो भी 1 माइनस सेकंड ऑर्डर की दिया होता है, लेट्स से 10 की वैल्यू हम 2 रख देते हैं और सेकंड इनवर्स। तो जब 2 रखते हैं तो आता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इनवर्स है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 बन जाएगा +1 और सेकेंड इनवर्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी लीटर पर मोल सेकेंड, ठीक है। तो ये बन गई यूनिट। तो इन सिंपल भी हम किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। तो ये इसका आंसर चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। दिल्ली 2011 कंपार्टमेंट में और 2014 में पूछा है, और इसकी डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी की ऑल इंडिया 2011 और 2016 में पूछा है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ये 2011-16 में पूछा है, और इनके पीछे डिफरेंस दिल्ली 2011 और 14 में पूछा गया। तो देखो डेफिनेशन और ये सब एक ही साथ समझ लेते हैं डिफरेंस, ठीक है, जिससे आपको कम क्वेश्चन करने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो देखो कोई भी गिवन रिएक्शन है हमारे पास, कोई भी रिएक्शन जैसे मान लो A + B गिव्स C, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये होता है इस रेट ऑफ रिएक्शन पहले अगर हम लिखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, मान लो इसका दिया है क्वेश्चन में, रेट ऑफ रिएक्शन जो है K की पावर 2, ठीक है। तो K की पावर 2 है, यानी यहाँ पे C की पावर कितनी है 2, ये डिफाइन करता है कि कितनी ऑर्डर की रिएक्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। ये अगर ठीक होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाता है। मगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये वैल्यू आती कहाँ से, तो ये वैल्यू आती है प्योरली
एक्सपेरिमेंट से, यानी इसको आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा रिएक्शन है ये, ठीक है, मतलब कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये, इसको पता करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जिससे आपको कैलकुलेशन से आंसर मिलेगा, ठीक है। वेयर मॉलिक्युलरिटी आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इसका है, एक मॉलिक्यूल इसका है, तो दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, दो मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्युलरिटी कितना होगी, दो। तो हम ये लिख सकते हैं ऑर्डर फ्रैक्शन क्या होता है, पहले भी तो डेफिनेशन ही हो जाएगा दोनों का, पहला डेफिनेशन, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द sum of the power of the concentration in the rate formula that is obtained experimentally, ठीक है। और इसका क्या होता है मॉलिक्युलरिटी का, मॉलिक्युलरिटी is defined as the total number of molecules या तो एटम्स, ठीक है, या तो कुछ भी कर सकते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, आयंस, कुछ भी, कमिंग टुगेदर टू इनिशिएट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो ये से मुझे डेफिनेशन मिल गया कि इसको हम ऑब्टेन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, इसमें हम देख के बता सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट ओनली ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली, इसका हो जाएगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी known by looking at the elementary रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर हम देखेंगे कितने मॉलिक्यूल्स वर्क करें तो हम बता सकते हैं। तीसरा, इट इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ रिएक्शन वेदर इट्स एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, यानी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इट इज ओनली एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। इतना डिफरेंस काफ़ी है, मगर फिर भी अगर चाहो तो आप और लिख सकते हो। चौथा, ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन फ्रैक्शनल। ये फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होता है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है इसका डिफरेंस और ये डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वाला पार्ट जो है ये ऑल इंडिया 2011-16 का है, और बाकी डिफरेंस वाला पार्ट दिल्ली 2011-14 का है। तो इसमें आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाता है मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। चाहे तो नोट करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट, हाउ विल इट्स रिएक्शन रेट बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड और हाफ। तो 2012 ऑल इंडिया, 2014 कंपार्टमेंट और दिल्ली 2009 में सेम क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 2015 दिल्ली और 2011 में, तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया, बस उनमें वैल्यूज थोड़ी चेंज कर दिया है, ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका आंसर, तो रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू के ए की पावर, ए कोई भी गिवन प्रोडक्ट जो बन रहा है से पावर 2। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही होगा फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर कोई भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें ए और बी की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। ए और बी या कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं उसकी पावर 2 हो जाएगी, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है या जो प्रोडक्ट होता है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है, उसकी पावर बन जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, है ना। तो यहाँ पे रेट के ए की पावर ए, पहले बोल रहे हैं जो रिएक्शन है पहले ए था, उसके बाद में 2a कर दिया, डबल कर दिया,
और बाद में ए था उसको A/2 कर दिया, हाफ कर दिया, है ना। तो पहले पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डबल कर दिया। तो पहले ए था, अब कितना हो गया 2A, कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की कितनी कर दी, डबल कर दी, ठीक है। यहाँ पे 2A 2, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है लेट ए बी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कभी ऐसे एज्यूम करो तो लिख दिया करो, इससे नंबर नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे भी कम चांसेस है कटने के, मगर लिख लोगे ज़्यादा सेफ हो जाओगे। यहाँ पे 2A की पावर 2, ठीक है। तो ये जगह की 2 का स्क्वायर 4A, है ना, जगह 4। यहाँ पे हम लिखते हैं K या 4KA। अब KA तो क्या है, पुराना रेट ऑफ रिएक्शन है ना। यहाँ पे 4 क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो लिखते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 4 टाइम। कितना हो जाएगी, पहले का 4 गुना रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड केस में द रेट ऑफ रिएक्शन जो K है, सॉरी R है, वो है K A की पावर 2। अब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, K A की पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया A/2, तो A/2 का स्क्वायर जो K A/2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो जाएगा, इसमें लिखते हैं 1/4 K A, ठीक है। तो ये पुराना कॉन्सेंट्रेशन था, अब क्या हो गया 1/4, नया मतलब रेट, पहले पुराना रेट था, ये नया रेट। तो लिखते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन becomes 1/4 टाइम्स सेकेंड केस के लिए। और फर्स्ट में क्या है 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, चाहे तो नोट कर लें, बिना अगला करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन करने से पहले इसमें क्योंकि हाफ लाइफ वगैरह और टाइम रिक्वायर्ड पूछता है, तो उससे पहले क्वेश्चन और था, इसको कर लेते हैं, इससे शायद थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए उस क्वेश्चन को करने के लिए। बोला डिफाइन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो हाफ लाइफ क्या होता है, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, हमने एक सॉल्यूशन लिया, एक रिएक्टेंट लिया, ठीक है, जिसमें हमने ए रिएक्टेंट मिलाया और बी ऑलरेडी प्रेजेंट था मान लो, ठीक है। तो ए और बी कराया, जब मिलाएंगे तो रिएक्शन होगी, ठीक है। मान लो ए का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में, ए का कॉन्सेंट्रेशन था 100 मोलर, ठीक है, एज्यूम करें। बी का कॉन्सेंट्रेशन बाद में ए और बी रिएक्ट कर रहा है और सी बन रहा है, लेट से ए और बी रिएक्ट कर रहा है और सी बन रहा है। तो ए का 100 मोलर था स्टार्टिंग में जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई थी, और जब बी के साथ चेक किया था उसका भी 100 मोलर था, लेट से, ठीक है। और सी का कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम 0 मोलर था, ठीक है। रिएक्शन कुछ टाइम बाद प्रोसीड हुई, ऐसे टाइम मतलब टाइम स्टार्टिंग में 0 सेकेंड था, मान लो टाइम 70 सेकेंड बाद, एज्यूम करें 70 सेकेंड बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 50 मोलर और बी की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 50 मोलर, यानी कॉन्सेंट्रेशन देखो हाफ हो गई। जितना हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया उसके बाद कुछ टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई। तो जितना टाइम लग रहा है उस कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यानी जब कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की क्या हो जाए, आधी हो जाए उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की, तो जो टाइम लग रहा है उसमें, उसी को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, है ना। यानी इसको हम लिख सकते हैं इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन at which the concentration of reactant becomes half of the initial concentration, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का, वो होता है T = 2.303 बाई के लॉग R0 यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है और R फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। यानी यहाँ पे देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 100 मोलर, तो ये हो गया R0, कुछ टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगी फाइनल हो जाएगा R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर इसमें R0 देखो स्टार्टिंग में R0 100 मोलर था, बाद में कितना हो गया R0 का आधा, जो R था वो कितना हो गया R0 का आधा, कॉन्सेंट्रेशन की जितनी पहले थी 100 मोलर उसकी आधी हो गई बाद में, उसी तो हाफ लाइफ बोलते हैं। जहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2.303, हाफ लाइफ कितना हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग R0 बाई R0 बाई 2, या R0 से R0 कट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा तो बन जाएगा log 2 होता है 0.3, तो 2.303 इंटू 0.3 बाई के जगह 0.693 बाई के। सी हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के, ठीक है।
जीरो ऑर्डर के लिए कितना, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होता है, जीरो ऑर्डर के लिए कितना होता है, टी हाफ होता है आर नॉट बाय 2 के, ठीक है, जो होता है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एंड ये फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला टाइम निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको ये प्रूव करना है कि जो टाइम लग रहा है 99% कंप्लीशन के लिए वो कितना टाइम लगेगा, दुगना लगेगा जितना 90% कंप्लीशन के लिए टाइम लगा था। यानी जो रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई, मान लो एक रिएक्शन है ए, वो ए से बी बन रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन 90% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और उसमें टाइम लग रहा है लेट्स से 3 मिनट, ठीक है, तो उसको 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, दुगना जितना 90% लगा था, तो कितना लगेगा 6 मिनट। तो मुझे प्रूफ करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो टी टाइम का फर्स्ट हम निकालते हैं 99% कंप्लीशन के लिए, ठीक है, टाइम 99% कंप्लीशन के कितना लगेगा 2.303, फॉर्मूला लिखा है 2.303 बाई के लॉग आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको कैलकुलेशन, तो इसमें हम समझते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो आर नॉट है 1 है, हमने एज्यूम किया 1 है, आप 100% मान सकते हो, 100 ग्राम मान सकते हो, जो मानना मान सकते हो, हम एज्यूम करें 1 है, ठीक है, या 100 ही मान लो, तो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। कितना है 100%, तो 90% कंप्लीट हो जाएगी जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाएगी, तो आर 90% फिर कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, 90% कंप्लीट हो गई, यानी देखो 100% पहले 100 ग्राम का कोई रिएक्टेंट था, 90 रिएक्शन कंप्लीट हो गए 90%, तो 90% कंप्लीट हो गया, यानी 90 ग्राम उसका रिएक्टेंट यूज हो चुका है, तो कितना बचेगा, तो 100 माइनस 90 कितना बचेगा, ये बचेगा 10 ग्राम, समझ में, यानी 90% रिएक्शन हो जाएगी तो 90% रिएक्टेंट यूज हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 ग्राम। इन सिमिलर वे हम बोल सकते हैं 99% के लिए क्या होगा 100 माइनस 99 ग्राम यूज हो चुका होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक है, इतना समझ में, ठीक है। सब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 100 है ना, फाइनल आर कितना है 99% के लिए, फाइनल कितना है 1 ग्राम, तो रख देते हैं 1, ठीक है, तो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 100 पर हम लिखते 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, ये 2 आ गया जाएगा, तो लॉग 10 की पावर 2 यानी 2 0 है, तो लॉग हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 10 की पावर 2 होता है 2, ठीक है, लॉग 10 की पावर 2 होता है, तो लॉग वाला अगर नहीं आता तो आप जाके सीख सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है, पढ़ने के लिए कोई भी वीडियो देखिए जो अच्छे समझ में आता है उसको खोलिए पढ़िए, ठीक है। सर पहला पार्ट पहला हमने ये किया, ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा है 90% वाली निकल निकालते हैं, तो टी फॉर 90% इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अभी भी 100% है, और फाइनल 90% रिएक्शन कंप्लीट के लिए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 ग्राम, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, तो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 10, लॉग की वैल्यू 1 होती है हमको पता है, जाएगा 2.303 बाई के इंटू 1, तो वही रहेगा। यहाँ पे हम कंपेयर करें, देखो इस इन दोनों टर्म को कंपेयर करें, टी 99% को अगर हम कंपेयर करें इससे टी 90% से टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2.303 बाई के इंटू 99% के लिए, और 90% के लिए कितना आएगा 2.303 बाई के, यहाँ ये कट जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा तो इंटू में, तो टी 99% टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, यही प्रूव करना था और ये हो गया, ठीक है। ऑल इंडिया 2017 और 2013 में दिल्ली में पूछा गया था, और इस तरह से हमारा दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक तो हमने ये भी पढ़ लिया, रिवाइज भी हो गया कि हाफ लाइफ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पे कर लिया, तो ये क्वेश्चन आते हो चाहे तो अभी कर लेंगे, चाहे तो नोट करने कर ले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% completed in 80 minutes, calculate the value of rate constant k in what time will the reaction be 90% completed, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर सम टाइम टी, ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज होता है। अब बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 40% लगा टाइम 80 मिनट कंप्लीट होने में, तो हम लिखते हैं देखो इनिशियली लेट आर नॉट इज इक्वल्स टू 100 मोलर, हमने एज्यूम किया कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो हमने मान लिया कि 100 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रही होगी स्टार्टिंग में, ठीक है। सो आफ्टर
80 मिनट्स 80 मिनट बाद जब रिएक्शन 40% कंप्लीट हो चुकी है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? देखो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 100 मोलर माइनस कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? 40%, यानी 40 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूज हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो 100% हमारे पास कोई रिएक्टेंट रहा होगा तो 50% में उसका 50% यूज हो जाएगा, 50% बचेगा। अगर रिएक्शन 70% कंप्लीट हो चुकी है तो 70% रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, 30% बचेगा। इन सिमिलर वे हम बोल रहे हैं कि अगर 40% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो कितना बचेगा? 100 माइनस 40 यानी 60 मोलर। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है, मतलब हमने एज्यूम किया है। ठीक है, तो टाइम के रखेंगे तो टी इज इक्वल टू सॉरी हमको रेट कॉन्स्टेंट निकालना है ना, तो की वैल्यू कितनी होगी? के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्टार्टिंग में 100 था और बाद में कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 60। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पहले 100 था 60 था। कितने मिनट में टाइम लगा है उसको? 80 मिनट्स। अब हम आंसर में टाइम को 80 मिनट्स में रख रहे हैं ताकि हमारा आंसर मिनट्स में आए। क्या मतलब है, चेंज करें उसको लंबा कैलकुलेशन जाएगा, तो इसलिए हमने इसको मिनट्स में रख दिया। तो ये जगह 2.303 बाई 80 लॉग। अब देखो लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो ये जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। अब ये जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 बाई 80 लॉग 100 होता है 2 माइनस लॉग 60 कितना हो जाएगा? लॉग 60 को हम लिखते हैं लॉग 6 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। 60 क्या होता है? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 बाई 80 2 माइनस लॉग 6 होता है 0.77 वैल्यू सबको लॉग मतलब एज्यूम है ना, लॉग निकालना आता है आपको। ठीक है, तो 0.77 होता है लॉग 6 होता है लॉग 2 इंटू 3 तो जाएगा लॉग 2 प्लस लॉग 3। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47, तो 3 और 4 7 हाँ 0.7 सही। प्लस लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग बी कितना है? लॉग 10 की पावर 1, तो 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे के की वैल्यू हो जाएगी 2.303 बाई 80 2 माइनस 0.77 प्लस 1 हो जाएगा 1.77। तो के की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 2.303 बाई 80 इंटू 2 माइनस 1.77 0.23। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 23 इंटू 2303 इंटू 23 3 3 9 0 3 3 9 3 2 6 2 3 6 0 2 3 6 2 2 4 9 6 9 6 6 12 1 कैरी 5। ठीक है, 5.296 हाँ सही। तो जगह 5 एक सेकेंड कितने पॉइंट है? 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 5, तो ये 0.52 डिवाइड बाई 80। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.5 यानी 52 डिवाइड बाई 80। तो हाँ सही हाँ। सो 8 5 40 8 6 48 माइनस क्या 4 आया पॉइंट डाला जहाँ पे 0 गया 8 5 40 लगभग 6.5 के आसपास आ रहा है। मगर क्योंकि यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे किसी किया 80 से डिवाइड किया 52 को, यहाँ पे हमने इसको लिखा है देखो 52 हमने लिखा है 0.52 52 इंटू करेंगे पावर -2 है ना, बिकॉज यहाँ पे 52 है। एक सेकेंड 0.6 52 80 तो ये 0.65 आएगा 0.65 ये आएगा डिवाइड बाई 80 है ना। तो जब सॉल्व किया तो कितना है 0.65 इंटू 10 की पावर -2 जिसको लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप, इतना टाइम लगेगा। यहाँ पे हमने 0.23 को इससे इंटू किया तो है 0.52, तब 0.52 को हमने 2 पॉइंट बढ़ा लिया तो 10 की पावर -2 होगी डिवाइड बाई 80। अब 52 और 80 को डिवाइड किया तो यह है हमारे पास 0.65, हमने 0.65 इंटू 10 की पावर -2 रखा, यहाँ से एक पॉइंट शिफ्ट किया, एक पावर बढ़ गई एंड देन आगे 6.5 इंटू 10 की पावर -3। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड, कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने के लिए। तो टाइम देखो हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है, यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू डाल के हम निकालेंगे टाइम, तो 2.303 बाय के। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई 6.5 इंटू 10 की पावर -3। रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो चल रही थी के है ना, के की वैल्यू इतनी लग गई यहाँ पे इंटू लॉग कितना 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 90% कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 100 मोलर और फाइनल कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी 100 माइनस अब कितना कंप्लीट हो चुकी रिएक्शन 90,
तो कितना बचेगा कॉन्सेंट्रेशन 10, तो यहाँ पर रखेंगे 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गई 100 है ना, और इनिशियल आर कितना है 10, यहाँ से एक जीरो कट गया तो ये बचा log 10, तो जगह 2.303 डिवाइड बाई 6.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू log 10 होता है 1, तो उसको 1 लिखे ना लिखे बाद बराबर ही है, अच्छा लिख रहे हैं तो log 10 तो जगह 2.303 बाई, अच्छा 10 की -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 डिवाइड बाई 6.5, ठीक है, तो जाएगा 2.303 या 2303, 10 के पावर 3 से इंटू किया तो हो गया 2303.65, तो जब डिवाइड करेंगे 23030 डिवाइड बाई 65, अब इतने करेंगे 53 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लिख सकते हैं 353। अब ये हमारी यूनिट किस में थी, हमने किस में कहा था कैलकुलेशन के लिए मिनट इनवर्स में, तो हमारा आएगा मिनट में, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी वैल्यू यूज़ किया है टाइम की उसको हमने मिनट में रखा है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा मिनट में, यानी रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में 353 मिनट्स लगेगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है A first order reaction takes 30 minutes for 20% decomposition. Calculate T half, यानी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन निकालना है, ऑल इंडिया 2019 का क्वेश्चन है। तो आंसर इसका अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है 2.303 बाई के लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय एट टाइम टी। तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा टी हाफ निकालना है, देखो हाफ लाइफ निकालना है, तो हाफ लाइफ निकालने के लिए हमको फॉर्मूला दिया रहता है 0.693 बाई के, किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और सेकंड ऑर्डर के लिए R0/2k है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए R0/2k, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के, तो यहाँ पे के की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम यहाँ रख के हाफ लाइफ निकाल पाएंगे। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे के की वैल्यू पर भेज देंगे, तो जगह 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, तो जगह 2.303 बाई टी, टाइम कितना दिया है 30 मिनट्स, अब मिनट्स में रखते हैं तो हमारा आंसर भी मिनट इनवर्स में आएगा, ठीक है, इनटू लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेट से हमने 100 मोलर माने, फाइनल कितना हो जाएगी 100 - 20 80, समझ में कैसे हुआ, इनिशियल 100 ग्राम थी, 20% कंप्लीट हो चुकी है, यानी 20% रिएक्टेंट यूज हो चुका है, तो कितना बचेगा 100 में से 20% यूज हो चुका है 80% बचेगा, तो जगह 2.303 बाई 30 इंटू लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, बी को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है, बस 80 है ना, तो अगेन जगह 2.303 बाई 30 इंटू लॉग 100 है ना, लॉग 100 कितना होता है 2 माइनस लॉग 8, लॉग ए इंटू लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.303 बाई 30 इंटू 2 माइनस लॉग 8 होता है 2 की पावर 3, तो जाएगा 3 लॉग 2 3 इंटू लॉग 2 0.9, तो जाएगा 0.9 प्लस 1, तो 1.9 जाएगा 2.303 बाई 30 इंटू 2 माइनस 1.9, तो 2 माइनस 1.9 होता है 0.1, इसको लिख सकते हैं 0.1 सीधे 0.1, तो जगह 0.2303 बाई 30, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा, इसको एक काम करते हैं इसे 2.3 इंटू 10 की पावर -1, एक पॉइंट हमने शिफ्ट कर दिया डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 1 ना 30 को, तो 10 की पावर 1 इधर आएगा तो +1 ऊपर जाएगा तो -1, तो ये 3 डिवाइड बाई 2.303, तो 3 डिवाइड बाई 3 जाएगा 3 7 21 माइनस के 2 है, पॉइंट डाला 0 3 6 18, तो 7.6 के नियरली आएगा, तो 0.76 इंटू 10 की पावर -2, ये 0.76 इसलिए है बिकॉज यहाँ पे 2.3 ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लगाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 0.76, ये जाएगा 7.6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, मिनट्स में हमने रखा तो दिया जाएगा मिनट इनवर्स, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू तो आ जाएगा हमारे 0.693 डिवाइड बाई 7.6 इंटू 10 की पावर
-3, माइनस के ऊपर जाएगा तो +3, तो 0.693 इंटू 10⁻³ बाय 7.6 हो जाएगा 693/7.6। इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 6930/76। इसको सॉल्व करेंगे तो 76 9 9 यहाँ 2 पॉइंट है तो हाँ 93 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, 93 मिनट्स के आसपास। आप कैलकुलेट करें ना, कैलकुलेटर से आपका आंसर आ जाएगा नियरली 93 मिनट्स के आसपास आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर चाहे तो नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन अभी हम लास्ट 2 क्वेश्चन से एक टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम पीरियड दिया होता है किसी भी एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे वो 50% हो 70% हो 80% किसी के लिए पूछ लेता है। देखो यही सेम क्वेश्चन है। अगर हम देखें ये ऑल इंडिया 2017 का क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखें ऑल इंडिया में 11, 15, 16, 17, 19, 20 इतने साल आया हुआ है। लास्ट के 10 साल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 साल आया हुआ है। और दिल्ली में बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 10 साल में से पिछले 7 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हाफ लाइफ का हो या कोई भी टाइम पीरियड हो, टाइम पीरियड पूछता है कभी भी किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मार्क कर लेना कि इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑलमोस्ट हर साल पूछे ही गए क्वेश्चन, ठीक है। तो बस ये बताना था आपको कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन पे वापस आए तो बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स, के का फॉर्मूला होता है 2.303/t लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। के वैल्यू निकालेंगे, एक इक्वेशन दूसरे में पुट करेंगे, है ना। अब तो समझ में आ गया वो क्वेश्चन कैसे करना है। तो जाएगा 2.303, टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट, कितनी कॉन्सेंट्रेशन के लिए 75% डिकम्पोजिशन के लिए। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 25%, अच्छा 25% यूज हो चुकी है तो कितना बचेगा 75 बचेगा, ठीक है। तो जाएगा 2.303/20 इंटू लॉग ए बाय बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2.303/20 इंटू लॉग 100 होगा 2 माइनस लॉग 75 दी है 1.87। तो हो जाएगा हर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी होती, कुछ कुछ क्वेश्चन में दी होती है, कुछ कुछ क्वेश्चन में नहीं दी होती है, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। तो जाएगा 2 माइनस 1.87 हो जाएगा 0.23 एंड एक बचेगा 13 0.13। तो सॉल्व करेंगे 13 तो हो जाएगा वही सेम 2 3 23 इंटू 13, 3 3 9, 3 2 6 क्रॉस 3 2 तो 9 6 7 8 9 9 देन 2 तो नियरली आ रहा है 0 पॉइंट, ये आ रहा है 2 0 यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे तो 3 पॉइंट 0.3 के आसपास नियरली आ रहा है डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.03/2, एक जीरो हमने ऊपर भेज दिया तो आ जाएगा 0.015, ठीक है 0.015। तो ये आ गया के की वैल्यू, ठीक है, के की वैल्यू होगी। अब इसको दूसरे वाले को में रख देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा दूसरे कैलकुलेशन में, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% डिकम्पोजिशन। तो 2t=2.303/0.015 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, फाइनल कितना हो जाएगा 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कितना बचेगी 25% रिएक्टेंट बचेगा। तो जाएगा 2.303/0.015 लॉग 100 माइनस लॉग 25 तो जाएगा 2.30, काम करते पॉइंट डालते हैं, जाएगा 2303 1 2 3 तो जाएगा 15, ठीक है, बाय लॉग 100 होता है 2 माइनस लॉग 25 कितना होता है 1.39 1.4 मान लेते हैं नियरली। तो जाएगा 2303 डिवाइड बाय 15 इंटू 2 माइनस 1.4 हो जाएगा 0.6, इसको काटेंगे 3 2 6 3 5 15 तो जाएगा 2303, अच्छा इंटू कर लेते पहले 2 2 4 2 3 6 0 2 3 6 एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा 460.6/5 465 9 45 देन 1 5 2 5 3 15 लगभग 93 मिनट के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली में आंसर थोड़ा सा और सही आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमने रफ किया, आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो और अच्छे से आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन सही करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी करना है तो इसलिए जस्ट अप्रॉक्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी आप चेक करेंगे तो आंसर मैथड ही है, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। बाकी चेक करेंगे एक बार कितना आंसर आया देख सकते हैं, ठीक है।
सो नोट करना चाहे कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन रिएक्टेड से प्रोडक्ट बन रहे हैं, द वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि दिया है लॉग आर वर्सेस टाइम इन सेकेंड्स, प्लॉट इज गिवन है। तो ये प्लॉट दिया है, ग्राफ दिया है किसका, कोई रिएक्शन है जिस रिएक्टेड से प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें आपको लॉग रिएक्टेड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। बोला प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है आपको बताना है आंसर। तो देखो ग्राफ आपको बनाना, मतलब आप जब पढ़े होंगे मतलब ये चैप्टर, तो आपको पता है कि दो टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको याद होगा वैल्यू, तो होता है जब डेरिवेशन करते हैं आप, ठीक है, तो होता है लॉग आर नॉट इज इक्वल्स टू सॉरी एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। जब सी की वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो आती है एल एन आर नॉट, ठीक है, एल एन आर, ठीक है, कि यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस जो भी होगा, ठीक है, फाइनली आपका ये बनता है। अब इसकी ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। इसमें अगर हम इस इक्वेशन कंपेयर करें ग्राफ की इक्वेशन से, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ये पता ही होगा। यहाँ y ये बताता है कि y एक्सिस में क्या होगा, तो y एक्सिस में देखो एल एन आर है, और x एक्सिस में टाइम है, x एक्सिस में टाइम है, तो जो x एक्सिस साथ वाला होता है ये होता है स्लोप, और c होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कितना ऊपर बनेगा, तो ये जो आप ग्राफ जहाँ से बन रहा है उसको हम बोलेंगे एल एन आर नोट, ये क्या है, इंटरसेप्ट है। ओरिजिन से लेके कहाँ से बन रहा है, ये लॉग आर। अगर इसकी वैल्यू छोटी होगी तो ग्राफ यहाँ से बनेगा, जहाँ से बनना होगा, आप पढ़े हुए बेसिकली, नहीं पढ़े तो जाके देख सकते हैं, इसमें बताया क्लियरली वीडियो में कि ये कैसे ग्राफ बनता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वीडियो। यहाँ से अगर हम बात करें, देखो स्लोप m बताता है, m की वैल्यू कितनी है, माइनस की, यहाँ से हम लिख सकते हैं अच्छा पहली बात तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो हम लिख सकते हैं पहला दिस ग्राफ इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ होता है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ऐसा होता है, देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बुक में आपके दिए। सेकंड, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप क्या होती है, जो x के साथ वाला जो m होता है ये स्लोप होता है, तो x में कौन है, टाइम, टाइम के साथ क्या है, माइनस की, तो माइनस की इज द स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ। ये जो माइनस है ये बता रहा है कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, माइनस की बताता है स्लोप नेगेटिव है, यानी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही, नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो की क्या है, स्लोप है। इसको तो आप ऐसे भी लिखते रेट कांस्टेंट, की क्या होता है, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट क्या है, स्लोप है, यानी रेट कांस्टेंट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी रेट कांस्टेंट ही स्लोप है। तीसरा पार्ट बोल रहा है राइट द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, टाइम इनवर्स ना, ये होती है ना रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, याद है फॉर्मूला, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, यहाँ 1 माइनस एन, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो एन की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो 1 माइनस 1 0, ये पूरी इक्वेशन में से ये टर्म जो है ये गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स। टाइम इनवर्स ही होता है ग्राफ, यहाँ पे किसमें दिया टाइम आपको, सेकेंड में, तो इसका आंसर किसमें जाएगा, सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये क्या है, ये आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट है, ठीक है। हर टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट यूनिट होती है, पता ही है ना, जिसको निकालने के लिए फॉर्मूला वही था, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अगर तो देखेंगे ऑल इंडिया 2020 में भी पूछा गया, 19 में भी और 14 में भी, ठीक है, एंड साथ साथ में फॉरेन 2015 में भी क्वेश्चन सेम ऐसे है, ठीक है। चाहे नोट कर लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डज द चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट आता है। तो देखो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने पढ़ा था चैप्टर में, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मगर कितना करती है, तो इसके लिए एक जनरल नंबर है जिसको बोलते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर by 10 degree Celsius the rate of reaction is almost doubled। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है जब हम 10 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर राइज करते हैं, या 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, फिर 10 डिग्री करेंगे तो फिर वो डबल हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री के टेम्परेचर बढ़ाने से डबल हो जाती है, ठीक है। तो एक जनरल फिगर है जो आपको याद रखना है।
हाउ कैन दिस अफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली, यानी इसको इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सेकंड पार्ट बोल रहे हैं। तो देखो ये जो इफेक्ट है रेट कांस्टेंट का, इसको निकालने के लिए हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू ए के पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, दिख रहा है के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो अगर आपको नंबर्स के टर्म में बात करनी है, यानी क्वांटिटेटिवली बात करनी है, क्वांटिटीज के टर्म में, नंबर्स के टर्म में, तो आप रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, जिसमें ए के होता है रेट कांस्टेंट, के होता है रेट कांस्टेंट, ए होता है आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, आर होता है गैस कांस्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर। जब हम देख सकते हैं टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में कैसा रिलेशन है यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 के कंपार्टमेंट का था, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, अलग था, तो इसलिए इसको कर लिया हमने। ठीक है, क्या तो नोट कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या सिग्निफिकेंस होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, ये हमको बताना है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम बनाए, वही सेम डायग्राम बनाना है हमको। जैसे मान लो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनवाने हैं, तो उसमें हमको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि क्या होती है, देखो ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो हमको देना है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, कितनी एनर्जी देनी है, और ये जो होती है डिफरेंस होती है डेल्टा एच इंटू एवरेज एनर्जी, यानी मिनिमम जो रिएक्टेंट किस पोजीशन पे है उसका डिफरेंस विद दी एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी का, एवरेज एनर्जी जो मॉलिक्यूल के पास है उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तुमको मिलता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जिसमें ये होता है एनर्जी, ये एक्सिस में हमको दिखाते हैं एनर्जी को, कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, दिस इज एनर्जी, एंड यहाँ पे क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कितना प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो देखो H2 प्लस I2 देता है हाइड्रोजन आयोडाइड। मगर देखो अगर हम इसको देखें, हाइड्रोजन जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके H2 बनाए रखा है, और आयोडीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को देके आयोडीन बनाया। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके इसने आयोडीन फॉर्म किया है, आयोडीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। अब देखो ये ऑलरेडी HI2 है, इसके पास वैलेंसी पूरी है, इसकी हाइड्रोजन की खुद की वैलेंसी पूरी है, तो ये दोनों क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है, ये भी स्टेबल है, ये भी क्या है, ये भी स्टेबल है। ठीक है, तो ये क्यों हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जब तोड़ देंगे तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएंगे। सेम विद आयोडीन, इसका भी अगर हम इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड तोड़ दें तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी एक आयन बन जाएंगे। फिर ये आयन्स एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये भी हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये फर्दर क्या देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के कॉम्प्लेक्स, है ना। तो आप देखो ये रिएक्शन होती है। अब ये एक स्टेबल कंपाउंड था, इसको हमको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, यानी ये खुद से एक्टिवेट हो जाए रिएक्शन को करने के लिए। तो उसको मतलब हाइड्रोजन H2 और I2 को H प्लस और I माइनस बनाने के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो वो जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to activate the reacting complexes। तो रिएक्टिंग स्पीशीज जितने भी हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए जो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी वही क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो जैसे यहाँ पे मान लो ये था H2 प्लस I2, ये रिएक्टेंट है ना, तो इसको हम कुछ एनर्जी देंगे ताकि क्या बन जाए, H प्लस और I माइनस। ठीक है, और ये फर्दर कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2 और सॉरी HI हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे हमको इसको चेंज करना पड़ेगा इनटू आयंस, तो उसके लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, देन वो फर्दर अपने आप से ही हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेंगे। यानी उसके बाद देखो अपने आप एनर्जी मिल रही है। लेट्स यहाँ पे एक बॉल रखी है, इसको हमको ऊपर ले जाना है, तो हमको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो ऊपर ले जाने में कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जो हमारी एनर्जी इन्वेस्ट होगी, फिर उसके बाद बॉल अपने आप ही चली जाएगी वहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे आयंस जो है या मॉलिक्यूल जो है इनको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, एंड देन वो अपने रिएक्शन प्रोसीड कर लेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, अगर हम लिखें
एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? तो हम लिखते हैं नो मॉलिक्यूल और रिएक्टिंग स्पीशीज या कोई एटम या आयन जो भी लिखना चाहिए इसमें, नो रिएक्टिंग स्पीशीज विल फॉर्म प्रोडक्ट विदाउट प्रेजेंस ऑफ दैट एक्टिवेशन एनर्जी। बिना एक्टिवेशन एनर्जी दिए हुए ये क्या कर, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा। और लिखते हैं इट इज द डिफरेंस ऑफ, इसका डिफरेंस है एवरेज एनर्जी माइनस, हम लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। चाहे तो नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है will the rate constant of the reaction depends up to t if activation energy of the reaction is 0। तो बोल रहा है कि क्या रेट कांस्टेंट जो है k वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द गिवन रिएक्शन इज 0। ये होता है फॉर्मूला, अभी हम थोड़ी पहले देखा था कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है a e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, वेयर ई इज एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को हम 0 कर देंगे, लेट एक्टिवेशन एनर्जी भी 0। ठीक है, तो क्या टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ेगा रिएक्शन पे? तो देखो के जो होता है वो होगा ए टी की पावर माइनस ई ए, कितना हो गया 0 बाय आर टी, हमने ई ए की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ पे के कितना हो जाएगा ए की पावर 0, बिकॉज 0 बाय आर टी यानी 0 बाय एवरीथिंग इज 0, तो के इज इक्वल्स टू ए की पावर 0, ए की पावर 0 कितना होता है 1, के इज इक्वल्स टू ए। तो k जो है रेट कांस्टेंट वो सिर्फ आरएनएस फैक्टर पे डिपेंड करेगा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए लिखते हैं नो द रेट कांस्टेंट विल नॉट डिपेंड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी इफ द एक्टिवेशन एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन द टी इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज 0। एक नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 2020 में पूछा गया था, तो बस यार लिखने की जरूरत नहीं है। So अगला क्वेश्चन बोला है द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। बाकी वैल्यूज दिया है और इंडिया 2013 और 19 का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेसिकली फॉर्मूला जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी का वो होता है log K2, मतलब जब रिलेट करना पड़ेगा, जब दो रेट ऑफ रिएक्शन दिया या जब टेम्परेचर चेंज होता है, उसके लिए जनरल फॉर्मूला निकाले थे लास्ट टाइम, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। log K2 बाई K1 होता है ए बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, where T1 and T2 are the temperature, E activation energy, K1 K2 are the rate constant for at the different temperature, and T is R is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 दी हुई है। तो देखो क्वेश्चन में दिया है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, तो यानी जो K2 होगा वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स K1, यानी टेम्परेचर जब हम राइज कर रहे हैं तो मान लो इनिशियल एट T1 टेम्परेचर जो K1 था, के रेट कांस्टेंट था वो K1 था, तो T2 टेम्परेचर में कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो यानी रेट कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो log K2 कितना हो जाएगा 4 K1 और log K1 कितना हो जाएगा K1 ही रहेगा, इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 इंटू 8.314 1 by T1 is 293 minus 1 by T2 is 313 केल्विन। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो log K1 से K1 कट जाएगा, log 4 is equals to EA डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314, ये हो जाएगा इधर ही रखिए इंटू में 313 माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 293 डिवाइड बाय 293 इंटू 330। ठीक है, पर ये डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में log 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.6 इंटू 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी वही आएगा, देखो इंटू में 313 में से 23 गया 20 और इसको इंटू कर देंगे, ऐसे रहने देंगे, इसको बाद में इंटू कर लेंगे इंटू 313, आगे नहीं इंटू में चला जाएगा और ये डिवाइड में जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी 0.6 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313 डिवाइड बाई, ये इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में 20, चाहो तो यहाँ से काट भी सकते हो, ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये जाएगा 0.3, यहाँ पे हो जाएगा 10,
ठीक है। अब टेन के पावर ऊपर ले जाओगे तो ये पॉइंट एक को पॉइंट कर लो, बाकी हो जाएगा 31.3 मान लो उसको, पॉइंट ऊपर ले जा रहे ना, तो हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एंड फाइनल को सॉल्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी 52863.3 जूल पर मोल। 400 चेंज कर सकते हो किलो जूल में, 3 पॉइंट शिफ्ट करो तो 52.86 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसके साथ ये पे जितने भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल हो, चाहे एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई ग्राफिकल क्वेश्चन हो और डिफरेंट टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, बट अगर स्टिल हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अगर आप देखेंगे जब पेपर उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तो जो सेट उठाएंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन के, तो वो देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होता है इस चैप्टर में वो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने वाला, जो हमने बीच में बताया भी था आपको कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया होगा, एक तरफ में उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा और हाफ मतलब टाइम पीरियड दिया होगा, दूसरी तरफ में उसका टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा या तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी पे जो ये फॉर्मुला इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ढूंढेंगे आप, लगभग पिछले 10 साल में 5 साल इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मतलब जो पेपर एनालाइज करता है ये देखा, मतलब ये नोटिस किया हमने कि जो क्वेश्चन से ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही पूछता है और स्किप करने के बाद ये क्वेश्चन पूछता है, यानी ये दोनों क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं। ठीक है, इसके सिवाय जो क्वेश्चन और हैं, कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन जो है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन है ये, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन इधर उधर के रैंडम है जो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं मगर पूछे जाते हैं, जैसे रेट कांस्टेंट का वैल्यू या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह। ठीक है, तो बस इतना ही है इस चैप्टर में, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इजीली हो जाएगा, बहुत टफ चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। बस थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में ना न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनते हैं, बिकॉज उसके बाद तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है, तो न्यूमेरिकल जो बनते हैं ज़्यादातर इसी से बनते हैं। तो कोशिश करते हैं सीबीएसई वाले भी कि क्वेश्चन इसी से न्यूमेरिकल बना सकें, बिकॉज उसमें प्रॉपर मिक्सचर होता है ना न्यूमेरिकल्स का और थ्योरी का, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पेपर्स मतलब सेट सही होता है। तो यहाँ पे वही सीबीएसई वालों को भी कोशिश रहती है जो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर है उससे क्वेश्चन ज़्यादा दें। ठीक है, इसी तरह डीएनएफ ब्लॉक और उसके बाद जितने भी चैप्टर है थ्योरेटिकल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ थ्योरी होती है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल टाइप का मिक्सचर होता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल तो नहीं है मगर हाँ ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम टाइप का है, तो जिसको सीबीएसई दे देता है अक्सर एग्जाम में। बस बाकी इतना ही रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और इजीली एग्जाम दीजिए, एकदम मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इतना टफ पेपर नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं, पेपर बहुत ईजी होता है। बस क्या है आपको प्रैक्टिस करना है, जितना बार प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा आपका पेपर होते रहेगा। ठीक है, सो बस आज लेते रखते हैं, थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे।